ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने में जुटी सरकार ने वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इनकी वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। बता दें, ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इसमें से 250 से 3,000 तक के स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे। और विदेश मंत्रालय ने फिलहाल ईरान की यात्रा से बचने की लोगों को सलाह दी है, भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी है। तो आज ईरान के हालातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वेनेजुएला के हालातों पर भी हम मंथन करने वाले हैं कि आखिर जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके मद्देनजर जो अंतिम फैसला है वो क्या हो सकता है। ईरान में आपको बता दें, सबसे पहले हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। तकरीबन 3,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बावजूद इसके फिलहाल हिंसक प्रदर्शन नहीं थम रहे हैं। 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई लगातार धमकी दे रहे हैं अमेरिका को भी। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और हमारे साथ एक और मेहमान सुनील अनेजा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ में, आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपके पास आएंगे। ईरान में वर्तमान जो हालात है, अब भारतीयों को निकालने का प्रयास शुरू हो चुका है और पहला बैच आज वहां से निकल भी जाएगा, लेकिन जो स्थितियां हैं ईरान की बद से बदतर होती जा रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया? ईरान में अभी हालत जो है काफ़ी संवेदनशील है। अंदरूनी हालत बहुत ही ज्वलंतशील है। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी इमारतों को आग लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शांति का माहौल आ रहा है। जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो शायद मौके को कुछ हद तक कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गई हैं। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी इशू की थी, जिसके तहत सब ईरान के जो भारतीय हैं, करीबन 10,000 भारतीय वहाँ पर हैं। कोई पर्यटक है, कोई तीर्थ यात्रा पे गया है, कोई बिजनेस करने गया, और बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी हैं जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। एडवाइजरी में भारत सरकार ने जो परसों इशू की थी, उसमें कहा था कि सब लोग भारतीय घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। अगर हो सके तो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ से छोटे कस्बों की तरफ चले जाएं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से दूर रहें। तीसरी एडवाइजरी जो परसों दी गई थी, उसमें ये भी कहा गया था कि अगर सिचुएशन ज़्यादा भयंकर हो जाती है तो वह ईरान से आसपास के किसी देश जैसे इराक, आर्मेनिया, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान की तरफ जा सकते हैं। शायद रोड के रास्ते खुले हुए हैं, और हमारी जो एम्बेसीज है इराक में, आर्मेनिया, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान, उनको भी सचेत कर दिया गया था कि अगर ईरान से कोई रोड के रास्ते से आए तो उन्हें सहायता दी जाए। अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वहां पर जो एक बहुत बड़ा खतरा लग रहा था कि अमेरिका ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर सकता है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर सकता है, वो थोड़ा कम हो गया है। तो जाहिर बात है भारत सरकार चिंतित है। आज अगर कुछ भारतीय वापस लौटते हैं तो ये उनके परिवारजनों के लिए बहुत ही सांत्वना, खुशी की बात होगी। जी, निश्चित तौर पर। सुनील जी, आपके पास आना चाहेंगे। वर्तमान में वेनेजुएला के जी। हालातों पर भी हम मंथन करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने देखा है, अभी एक हालिया घटनाक्रम हुआ है जिसमें जो मेडल है या जो पुरस्कार है वो ट्रंप को सौंपा गया है, और जिस तरह की स्थितियां वेनेजुएला में भी इस वक्त बनी हुई हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैम, हम देखेंगे कि वेनेजुएला के अंदर जब हमारे वहाँ के राष्ट्रपति जी को यहाँ पर लाया गया था डायरेक्ट, तब भी उनका एक ही मुद्दा था कि जो जो ये क्लैशेस हो रहे हैं सोशल इंटरेस्ट के, वहाँ पर जो उनके पास इलीगल वेपन्स हैं, वहाँ पर जो उनके पास नार्को टेररिज्म है, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने ये सीधी कार्रवाई की थी, जहाँ पर उनके खिलाफ एक
पर्चा भी दर्ज हुआ था, चार्जशीट भी हुई थी, जिसके अंदर उनके खिलाफ सीधे सीधे एक एलिगेशन लगे हुए थे कि ये देश के अंदर देश की इकोनॉमी को भी खराब कर रहे हैं और सोशल जो उनकी प्रेस्टीज फैक्टर है, जो सोशल उनके रूल्स हैं, उनको भी वो खत्म करते जा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वहां पर सीधा मादुरो को वहां से अरेस्ट किया था। निश्चित तौर पर सुनील जी, लेकिन वर्तमान स्थितियां अगर हम देखें तो वेनेजुएला पर पूरे तरीके से अमेरिका का नियंत्रण और अमेरिका अब वहां पर हावी होता जा रहा है और ये स्थितियां अंदर खाने कहीं ना कहीं विद्रोह का भी एक सबब बनी हुई हैं। बिल्कुल जी, वहां पर बिल्कुल विद्रोह का कारण बनी हुई है, क्योंकि वहां पर अगर वेनेजुएला के अंदर राष्ट्रपति को ऐसे, किसी भी देश के राष्ट्रपति को ऐसे लाना एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है। अगर उसके खिलाफ भी अगर कोई ऐसा सोशल या इलीगल वर्क की कोई भी हमें पुष्टि मिलती थी, तो वहां पर एक यूएन की मीटिंग की जा सकती थी और उस यूएन की मीटिंग के अंदर हम अपनी सारी बातों को रखा जा सकता था, क्योंकि यूएन का मेन प्रोटोकॉल क्या है कि हम इंटरनल पीस को सेटअप करें, हमारे देश के जितने भी उनके ह्यूमन राइट्स है, सोशल राइट्स हैं, उनको प्रिवेल किया जाए। मगर यहाँ पर ह्यूमन राइट और सोशल राइट्स को एक साइड रखते हुए सीधा ही वहां से किया गया, जिससे वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन टू से कोई भी कंट्री वहां पर फॉरेन एक्सचेंज या किसी भी तरह की कोई भी व्यापार को करना पसंद नहीं करेगा। मगर इनडायरेक्टली इसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि उनके पास जो हमारा वेनेजुएला है, वहां पर कच्चा तेल बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। आप मान सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कच्चा तेल होगा, जिसके अंदर सारा का सारा मशीनरी का कब्जा है जो अमेरिका का हो जाएगा। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा क्या है, सर्विस सेक्टर से पैसा आता है उनके पास तेल नहीं है। कच्चे तेल को वो अपने पास अगर कर लेता है तो उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा साउंड हो जाएगी, और उसकी इकोनॉमी साउंड होने का मतलब ये है कि उनका जो व्यापार का है या फिर किसी भी तरह की कोई मशीनरी से रिलेटेड वर्क है, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उनकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। निश्चित तौर पर देवनाथ सर आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त अगर हम ईरान की स्थिति देखते हैं, हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच और अमेरिका हमला कर देगा, लेकिन ऐसे में खाड़ी देशों की जो कूटनीति थी, क्या आपको लगता है वो रंग लाई है? जिस तरह से अमेरिका को हमला करने के लिए, ऐन वक्त पर रोकने के लिए जो तमाम कोशिशें की गई हैं कतर जैसे देशों की तरफ से। जी हाँ, अमेरिका ने बड़ी तादाद में अपनी फौज को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी से अरब सागर के उत्तरी भाग में ला रहा है। भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात कर दिया है और दियागो ग्रासिया में भी अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया हुआ है। खाड़ी देशों में ज़्यादातर देशों ने ही अमेरिका को ये कहा है, जिसमें कि हम UAE का नाम ले सकते हैं, सऊदी ने भी कहा है कि उनकी ज़मीन और उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल वह अमेरिका को नहीं करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन एज ए बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट मेरा ये मानना है कि इससे अगर अमेरिका हमला करना चाहे तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, जो कि भूमध्य सागर में हैं, वहाँ से अगर अमेरिका चाहे तो फाइटर बॉम्बर उनके टेक ऑफ करने के बाद इजराइल के ऊपर से, सीरिया के ऊपर से, इराक के ऊपर से उड़ते हुए ईरान तक पहुंचते हैं। और इसी तरह से अगर नॉर्थ अरेबियन सी से, जैसे अभी वो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर वो उड़ते हैं तो वो नॉर्थ अरब सागर से उड़ने टेक ऑफ करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचेंगे ओमान के ऊपर से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की तरफ अग्रसर होंगे। और अमेरिकन की जो फ्लीट है, जो कि भूमध्य सागर में है, लाल सागर में भी है, अगर वो क्रूज मिसाइल से हमला करते हैं फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है आसानी से समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जाकर ईरान पर गिर सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटे में ईरान में जिस तरह से थोड़ा सा शांति हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद उनके मिलिट्री एडवाइजर्स ने बोला होगा कि फिलहाल ईरान के ऊपर जमीनी रास्ते से हमला करना असंभव है, तो लगता है कि शायद हवाई हमला भी फिलहाल थोड़े देर के लिए टाल दिया गया है। जी देवनाथ सर, ईरान की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, ये जानकारी दी जा रही है, जो जानकारी सामने आई है कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं
उन्हें मौत की सजा नहीं देगा। तो अपने रुख में बदलाव लाने की वजह से अमेरिका थोड़ा नर्म पड़ा है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। देखिए, ये तो अमेरिका बिल्कुल। का विजन है। ईरान में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन सजाए मौत कितने को दे दी गई है? पश्चिमी मीडिया ऐसे दिखा रही है जैसे कि सैकड़ों लोगों को या दर्जनों लोगों को सजाए मौत दी गई है। अभी तक सिर्फ एक ही प्रदर्शनकारी को सजाए मौत दी गई है कोर्ट के द्वारा, और उसकी जो मौत की सजा है उसको भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ठीक है, अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो ये धारणा फैला रहे हैं कि हजारों या सैकड़ों लोगों को गोली मार दी जाएगी या फांसी में लटका दिया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। और एक सजाए मौत के डोनाल्ड ट्रंप के एक धमकी से ईरान में ऐसा कोई उनका लीडरशिप है नहीं जो डर जाए। देखिए, ईरान अमेरिका से जो लोहा ले रहा है, बरसों से अमेरिका के खिलाफ लोहा ले रहा है, और अमेरिका से डरता नहीं है। ईरान ने बरसों से हिजबुल्लाह की मदद की है, हूती की मदद की है यमन में। ईरान ने सीधा हमास को भी मदद की है। और अमेरिका और इजराइल हमेशा धमकियां देते रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 1979 के बाद कई बार ईरान के ऊपर हमला किया है, और ईरान ऐसे हमलों से डरता नहीं। अभी पिछले साल ही जून के महीने में 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें हर रोज 100 से 200 इजरायली एयरफोर्स के विमान ईरान पर बम गिरा रहे थे। 12वें दिन तो अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं, उन्होंने आके ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर बम गिराया। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने सब से दावा किया है कि उसने सारे जितना नुकसान हुआ था सबको ठीक कर लिया है। वरन ईरान की IRG प्रवक्ता ने तो ये भी कह दिया कि तब के मुकाबले, यानी पिछले साल जून के मुकाबले, उन्होंने और ज्यादा जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स बना लिए हैं। तो एक फांसी की सजा से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, इस धमकी से ईरान डरता नहीं है। जी। एक और देश है जहां पर अब गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जो स्थितियां हैं वो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के सामने रखें, और फिलहाल क्या विकल्प है वहां पर। हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा ये अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, वो इसीलिए युद्ध की जो आसार बने हुए हैं वो इसीलिए बने हुए हैं कि वहां पर सोशल इंटरेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है। वहां पर क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे कि बहुत से जो मुस्लिम हैं जिनको अब फांसी की सजा दी गई है, उनको फांसी की सजा को रोकने के लिए वहां पर सोशल इंटरेस्ट खत्म ना हो, इसीलिए वहां पर अमेरिका वहां पर अटैक करना चाहता है। मगर जहां तक बात अफगानिस्तान की है, वो उसके साथ कैसे लिंक्ड है वो मैं बताता हूँ। अफगानिस्तान और जो भी हमारी सऊदी अरब है या फिर हमारी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो सभी की सभी आप देखेंगे कि ईरान के साथ अटैच हैं। वहां पर जितने भी आतंकवाद के प्रोसीजर हैं, जितने भी वहां पर उनके पास वेपन्स हैं, जितने भी इलीगल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या इलीगल वेपन की सप्लाई है, वो सारे काम अफगानिस्तान के साथ से चल रहे हैं। इसको रोकने के लिए वहां पर भी युद्ध हो सकता है, और वहां पर पब्लिक गवर्नेंस जो प्रेजेंस है वहां पर सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ है, और वहां पर इंटरनल विरोध भी हो सकता है। निश्चित तौर पर सुनील जी, और एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं वेनेजुएला की। जिस तरह से विपक्ष के नेता माचाडो से अब मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, संभावनाएं देखिए दोनों एक दूसरे में तलाश रहे हैं। माचाडो का ये कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था, लेकिन मादुरो ने उसे खारिज करके सत्ता हथिया ली थी अवैध तरीके से, और अब ट्रंप भी उनके अंदर वेनेजुएला के अंदर देश का भविष्य तलाश रहे हैं। सत्ता तो खैर किसके हाथ में जाएगी देखना होगा, लेकिन जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे में अवसरवादिता तलाश रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और इसका असर क्या होगा वेनेजुएला के भविष्य पर? सुनील जी। इनका असर वेनेजुएला के, देखिए जो वेनेजुएला के ऊपर ये मादुरो जी को यहाँ पर लाया जाता है, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, साथ ही साथ अमेरिका ने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वेनेजुएला के पास कच्चा तेल है और हमारे पास इसको निकालने की टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मशीनरीज है। कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता था कि किसी भी तरह अगर सत्ता बदलाव होती है, मगर उनके साथ जो उनके ट्रीट हैं, उनके साथ जो ट्रीटी हैं, उनके साथ जो कच्चे तेल का व्यापार है, वो उनको कहीं ना कहीं सस्ता पड़ेगा। और आने वाले टाइम के अंदर अगर किसी भी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और हमारे कच्चे तेल की सप्लाई को
किसी भी तरीके से अगर कोई और कंट्री लेना बंद कर देती है, हमारे पास कच्चे तेल की प्रेजेंस रहेगी ही रहेगी। हमारे पास किसी भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं रहेगी। हमारे पास कच्चा तेल, हमारे पास जो उससे निकलने वाला ऑयल, जो नेचुरल गैसेस हैं, उनकी प्रचुर मात्रा रहेगी और हम देश की आने वाले टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेंगे। शुक्रिया सुनील जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और यूके देवनाथ सर आपका भी बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए। तो ईरान की ओर बढ़ रहे अमेरिकी वॉरशिप ने हालांकि चिंता बढ़ा दी है, लेकिन सभी देशों में हालात न्यूट्रल बने हुए हैं।